चालू। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स का 5वां पार्ट बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसे गौर से समझेंगे। ओके, 5वां पार्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट का है, जो 12th क्लास का है, वो क्या है आप लोग समझिएगा। फाइंड द एरिया of a triangle of determinants method। ओके, यानी कि आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ डिटर्मिनेंट्स मेथड। इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग निकालेंगे, लेकिन फिर भी किस मेथड से, तो करा डिटर्मिनेंट्स मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो डिटर्मिनेंट चल रहा है, और मैं इसी चैप्टर से हम इसका एरिया को निकालेंगे। ओके, तो समझिएगा। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होगा। और ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि हम लोग बेसिकली क्लास में, मतलब कहने का 5 क्लास 6 7 8 9 10 इस सब में क्या है कि हम लोगों का एक स्पेशल फॉर्मूला रहता था ट्रायंगल का, कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो ऐसा हमारे पास जितने भी त्रिभुज होते हैं सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला है। लेकिन इस जो डिटर्मिनेंट मेथड है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि किसी भी तरह का ट्रायंगल हमारे पास है, उसका हम एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ओके, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, हमारे पास कुछ भी है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो x1/1 है, इसका जो वर्टेक्स है वो x2/2 है, और इसका जो वर्टेक्स है वो x3/3 है। ओके, तो मेरे पास एक किसी भी तरह का ट्रायंगल है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1/1 x2/2 x3/3। कहने का मतलब ये हुआ कि x1 x2 x3 आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, by1/2/3 आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है, और जो थर्ड कॉलम है इसमें आपको 1 1 1 देना है। ओके, तो इस प्रकार से जो हमारा निकलेगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। हम नोट में यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, if area of triangle is equal to 0, if area of triangle is equal to 0, then point A, B and C are collinear। ओके, यानी कहने का मतलब हुआ कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, यानी कहने लग कि यदि त्रिभुज का एरिया 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं देन पॉइंट्स, यानी कि मेरा जो वर्टेक्स है ए बी सी, ये तीनों का तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख होगा। संरेख का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि मेरे पास एक ही रेखा पर जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दिया गया है कि ये 3 पॉइंट, यानी त्रिभुज में तो 3 ही वर्टेक्स होते हैं, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे।
प्रश्न ये उठता है कि त्रिभुज का ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर कैसे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि एक ही रेखा पर कैसे हो सकते हैं, तो एक रेखा पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे होता है। ओके, इसको नोट कीजिएगा। अभी हम बताए, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो देन पॉइंट्स A, B and C are collinear। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि हम बताएं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, A है, B है, C है। ओके, तो ये जो तीनों पॉइंट आपका A, B, C दिखता है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एरिया आपका यहाँ पर दिखता है ना, एरिया यहाँ पर दिखता है। थोड़ा सा सोचो कि ये ट्रायंगल अगर ऐसा रहे, इस तरह से रहे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एरिया थोड़ा सा और छोटा हो गया। यही ट्रायंगल को अगर हम इस तरह से लिख दें, इस तरह से ABC को, तो इसका मतलब हुआ कि एरिया थोड़ा सा और छोटा हो गया। और यदि इसी प्रकार से यहाँ पर जो A वर्टेक्स से थोड़ा सा दबते जा रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दबते जा रहा है, हम इसको दबाते जा रहे हैं और एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। अगर यही चीज आपका इस तरह से हो जाए, यानी कि ए जो है बिल्कुल इसे दबा दे, थोड़ा सा भी इसमें स्पेस ना रहे, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए मेरा यहाँ आ जाएगा और सी मेरा यहाँ आ जाएगा। क्या आपको दिखता है बीच में कोई एरिया है? इसमें कोई भी एरिया नहीं है। अगर कोई एरिया नहीं है तो इसीलिए तो आपका ये पॉइंट लिखा गया है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। यदि ट्रायंगल का एरिया जीरो की इक्वल हो तो देन मीन्स तो पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। संरेख का मतलब कि एक ही रेखा पर जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वे सभी आपस में संरेख कहलाते हैं, यानी कोलिनियर कहलाते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ट्रायंगल का एरिया जीरो होने से ये कोलिनियर कैसे होता है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, प्लीज नोट। तो हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें देखना यह है कि अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के विधि से किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट नंबर दिया गया निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका सबसे पहला हेडलाइन यही दिया गया है। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का शीर्ष हमारे पास दिया गया है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा, जैसा कि हम अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपका यहाँ पर दिखता है कि एक सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक त्रिभुज है जो कि 1 0 दिया गया है, 6 0 दिया गया है, 4 3 दिया गया है। ओके, तो त्रिभुज का नाम हम ABCP QR या मैन जो इच्छा है उसको ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? ये मेरा जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है, इसके बारे में सोचना है। मेरे पास इसमें x1/1, x2/2, x3/3 मेरे पास ऐसा दिया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं x1/1, x2/2, x3/3 को कैसे मानूं? तो इसमें यह है कि अगर हम इसको x1/1 माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये x3/3 होगा, x2/2 भी हो सकता है, x3/3 भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3 आपका फर्स्ट कॉलम में होता है। तो हम x1 के जगह पर 1, x2 की जगह पर 6, x3 की जगह पर 4 दे सकते हैं, by1, by2, by3 दे सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा तीसरा कॉलम है उसमें हम 1 1 1 को लिखते हैं। ओके, अब आप लोगों को ये पता होगा कि हम इस डिटर्मिनेंट्स को किस तरीका से सोल्व करते हैं। तरीका आपका पार्ट 1 में बतलाया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि डिटर्मिनेंट्स का जो अपना जो उसका जो चिन्ह होता है, हर एक डिजिट का अपने स्थान का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आपका होता है। क्यों ऐसा होता है ये आपका फर्स्ट वीडियो में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये आने का कारण क्या है, किस तरह से आता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात और आपको बताए थे कि हम डिटर्मिनेंट तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से चल के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा किस में होता है, जिसमें जीरो सबसे अधिक हो। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो C2 है इसमें जीरो का संख्या बहुत अधिक है, तो हम इसी से चल के बना सकते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर आप 3 निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसका अपना जो चिन्ह होता है उसको आप लिख सकते हैं, 3 का अपना चिन्ह यानी कहने लो माइनस, तो यहाँ पर माइनस दे सकते हैं, चूंकि 3 क्या है, दूसरा कॉलम और तीसरा रो में है। ओके, तो मेरा यहाँ पर -3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जिस कॉलम में जिस रो में उसको हम ढकते हैं, तो आप इसको भी ढक सकते हैं। मैंने दूसरा कॉलम तीसरा रो को ढका, यहाँ पर जो बचा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 1 6 1। ये मेरा 2 क्रॉस 2 कोटि का डिटर्मिनेंट हो गया। हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं -3/2 इंटू 1 × 1 1 माइनस 6 × 0 सॉरी 6 × 1 6, यानी कि -3/2 मल्टीप्लाई -5, यहाँ पर आपका हो जाएगा +15/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से मेरा बन गया। आप चाहे तो दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ओके, आप लोग इसको भी इस तरह से करोगे तो आपका बन ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो मेरे पास है, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं हम कि डायरेक्ट लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हो x1/1 x2/2 x3/3। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो पहला कॉलम होगा वो x वाला होगा, तो आप लिख सकते हो -2 3 -1। दूसरा में आपका दूसरा कॉलम में आप y वाला लिख सकते हो -3 2 -8, और ये तो 1 1 1 ही होता है। इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी आपको जीरो नहीं नजर आ रहा है, तो आपकी इच्छा, आप जहां से भी चल सकते हो, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं R1 से चलता हूँ, ठीक है। तो 1/2 इंटू, आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसका जो अपना स्थान का जो चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो मैं यहाँ पर चिन्ह दे देता हूँ प्लस माइनस प्लस का, और सबसे पहले यहाँ पर -2 है, तो -2 को हम यहाँ पर लिखते हैं। -2 का इसका अपना रो और कॉलम ढकेगा, तो आप पहला कॉलम और पहला रो को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर हो जाएगा 2 1 -8 1, ठीक है। इसके आगे का जो चिन्ह है माइनस है, उसके बाद हम यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये दूसरा कॉलम है, पहला रो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 -1 1। उसके बाद मेरा +1 होगा, और उसके बाद हम इसका अपना रो और अपना कॉलम को इसको ढकेंगे, तो मेरा पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 -1 -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू -2 मल्टीप्लाई कितना, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 × 2, बीच में माइनस होता है, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -+8 आपका हो जाएगा, -+3 इंटू 3 × 1 3, -+1 हो जाएगा। उसी तरह से +1 इंटू -8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -24, बीच में माइनस देंगे, -1 × 2 -+2। ओके, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए हम इस पर विशेष डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आप हमारे पहले वीडियो दूसरे वीडियो को देखेंगे, आपको इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिया गया है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है 1/2 इंटू 8 to 10 10 मल्टीप्लाई -2 -20 हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे तो 3 1 4 4 × 3 तो 12 हो जाएगा, +1 इंटू यहाँ पर
टू -24, तो -22 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आपका -22 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 12 - 22, आप इसको कितना लिख सकते हो, -10 -10 -20 -30, और इसको आप काट सकते हो 15, यानी -15 जो है ये एरिया आया है, और आपको पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से आप इसको 15 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। ओके, तो आपका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन था जिसमें ने पहला और तीसरा नंबर क्वेश्चन को बताया, दूसरा नंबर आप लोग बना करके देखोगे। ओके, इसको आप नोट कीजिए। तो आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि सो दैट पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है ए, बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कॉलिनियर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सो दैट यानी कि दर्शाएं कि पॉइंट्स ए, बी एंड सी तीनों का हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दर्शाया गया है। कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि क्या ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का मतलब हम ये बताए थे कि जब कोई भी रेखा पर जितने भी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वे सभी आपस में कॉलिनियर कहलाते हैं, चाहे इस पर जितने भी बिंदु क्यों ना हो। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से अगर हमें चेक करना है तो आप लोग यहाँ पर कल हम आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियोस में या फिर इसी वीडियोस में कि मेरे पास सपोज मान लीजिए कि x1/1, x2/2 और x3/3 अगर कोई रेखा पर 3 बिंदुएं हैं, यानी तीनों का तीनों कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन बतलाया गया था कि 1/2 इंटू x1 x2 x3 1/2/3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अगर इतना का वैल्यू 0 होता है तो ये तीनों आपस में क्या है, कॉलिनियर है। तो जस्ट उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ए, बी और सी दिया गया है, और इसको कह रहा है कि सो दैट यानी कि दर्शाएं कि क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो मेरा बिल्कुल मेथड यही होगा, देखेंगे चूंकि ए, बी एंड सी आर कॉलिनियर। ओके, ए, बी एंड सी आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर है देन तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 x2 x3, यानी x1 का मतलब a, x2 का मतलब b और इसका मतलब c, और by1/2/3, तो by1 का मतलब b प्लस c, by2 का मतलब c प्लस a और by3 का मतलब a प्लस b। 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इतना का वैल्यू 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ से LHS से चलते हैं और इतना का वैल्यू निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, और आप लोगों को पहले हम बता दिए हैं कि डिटर्मिनेंट्स हम संक्रिया करके भी निकाल सकते हैं, पहला रो दूसरा रो किसी से भी चल के, या फिर डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज का भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं तो ये काफी शॉर्ट में बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है C1, ये आपका दिखाई दे रहा है C2, ये आपका दिखाई दे रहा है C3। ओके, तो जरा सा सोचिए कि अगर C1 और C2 को हम आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यानी कि पहला कॉलम पर हम एक संक्रिया कर लेते हैं। संक्रिया कैसा करते हैं, C1 प्लस C2 का। तो ऐसा करने से क्या होगा कि प्रत्येक टर्म में आपका A प्लस B प्लस C मिलेगा, और हम उससे बाद में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं कि 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ संक्रिया किस पर होगा, C1 पर होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस
ए प्लस बी, मेरा C1 पर संक्रिया हुआ है। और कैसा संक्रिया, तो C1 प्लस C2 का। देखिएगा C1 C2 को हम क्या किए, ऐड किए, और संक्रिया तो C1 पर हुआ, उसके आगे C2 और C3 जैसा है तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम क्या करेंगे, C1 पर आपका प्रत्येक टर्म एक ही जैसा दिखता है, तो हम ऐसा करने के लिए ही ऐसा किए थे। और यहाँ से क्या करेंगे, आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C। और आपका A प्लस B प्लस C देखिएगा, इस पहला कॉलम में पूरे में A प्लस B प्लस C है, तो यहाँ से तो हम निकाल लिए, तो आपका बचेगा 1 1 1, और ये आपका B प्लस C प्लस A और A प्लस B है, 1 1 1। तो आपका ऐसा है। और थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब भी दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा C1 और C3 क्या है, एक ही जैसा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 इज इक्वल टू C3, C1 C3 के बराबर है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C और मल्टीप्लाई इतना का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्रॉपर्टीज के अनुसार से। और 0 मल्टीप्लाई समथिंग आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हम LHS से चले और इतना का वैल्यू हम कितने ले आए, 0 ले आए। और इतना का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तभी तो ये तीनों कोलिनियर कहलाएगा, इसलिए कह सकते हैं सो पॉइंट्स A, B and C are collinear. ओके, आर यू अंडरस्टैंड। आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। आगे आप लोग देखिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is 4 square units, इसके आगे इसमें दिया गया है एंड वर्टेक्स आर। इसमें वर्टेक्स आपका, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर दिया गया है K0 4 0 0 2, और सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है -2 0 0 4 और 0 के। ओके, तो देखिएगा इसमें आपका क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यानी कि K का मान याद करें। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 4 है, यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 वर्ग इकाई, एंड वर्टेक्स आर, और उसका जो वर्टेक्स होता है, त्रिभुज में जो वर्टेक्स होते हैं वो वर्टेक्स मेरे पास दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम फर्स्ट नंबर को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम आपको जो इच्छा है वो आप दे सकते हैं, ABC PQR कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ABC, एक त्रिभुज का 3 शीर्ष लिए, वर्टेक्स लिए ABC, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए K0 है, B जो है आपका 4 0 है, और C जो है आपका 0 2 है। ओके, ऐसा मेरे पास दिया गया है। तो कहता है कि ये जो त्रिभुज है इसका एरिया पहले से ही दिया गया, आपका प्रश्न में है कि इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो कहता है कि K जो है, ये K की जगह पर कितना होगा, K का वैल्यू निकाल के बताइए।
तो यहाँ पर आप देखिएगा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आपका प्रश्न में दिया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है तो आप इसको प्लस माइनस में लीजिएगा, ओके। क्योंकि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब सोल्यूशन कर रहे थे तो यहाँ पर -4 आया था, यानी माइनस में आया था, तभी हम वहां पर क्या बोले थे कि ये प्लस होता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन के का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो एरिया दिया गया है उसको प्लस माइनस दोनों केस में लेंगे, ओके। तो देखिएगा फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 1 1 1 इज इक्वल टू +-4। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या होगा, के का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन हम लोग R1 R2 R3 जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा किससे, C2 से, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो का संख्या सबसे अधिक हो हम कोशिश चलना है ताकि क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से सोल्व हो जाए, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 इंटू आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरा C2 से चलना है, तो C2 में 0 0 है तो आपको इसे नहीं लेना है, ओके, आपको 2 लेना है। तो हम 2 अगर निकाल लेते हैं तो इसका अपना चिन्ह भी होता है। ये तीसरा कॉलम तीसरा रो और दूसरा कॉलम में है, तो आपको इसे ऐड करना है। ऐड करने पर आप क्या दिख रहे हैं 3 2 5 5 क्या है, ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो उसके पहले माइनस का चिन्ह, अगर इवन है तो उसके पहले प्लस का चिन्ह। और उसके बाद हम जिस डिजिट का लेते हैं उसका अपना रो और उसका अपना कॉलम को क्या करते हैं, ढकते हैं। बाकी का जो बचा उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं k × 1 तो k -4 × 1 तो 4 इज इक्वल टू +-4, ओके। आप क्या देख रहे हैं कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -k -4 इज इक्वल टू +-4। हम यहाँ पर केस फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट का मतलब हुआ कि k का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ओके। तो -k -4 इज इक्वल टू +4 ले सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर देखिएगा -k इज इक्वल टू 4, ये -4 है, इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा +4, है ना। और k का वैल्यू आपका यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पर हुआ। दूसरी बात हम केस सेकेंड करके लेते हैं, तो केस सेकेंड में आपका क्या दिखाई देता है, देखिएगा -4 -k -4 इज इक्वल टू -4। एक बार हम +4 लिए, एक बार हम -4 लेंगे। इसके अनुसार से क्या होगा, तो -k इज इक्वल टू -4, ये -4 अगर इधर से इधर जाएगा तो +4 होगा, -4 +4 कैंसिल, तो k का वैल्यू आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरा यहाँ पर k का दो तरह का मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। ये दोनों मानों में से कोई भी मान हम लेंगे तो मान लेने पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका हर हाल में जो आंसर आएगा वो आपका 4 ही आएगा, ओके। आप इसको नोट कीजिए। तो आपका फर्स्ट नंबर जैसा है वैसा ही सेकेंड नंबर है, आप सेकेंड नंबर बना करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर से वीडियोस बनाकर भेजूंगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using डिटरमिनेंट्स, ओके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ज्वाइनिंग, जो कि ज्वाइन यानी कि एक रेखा है, सपोज मान लीजिए एक रेखा है और हमें इस रेखा का इक्वेशन पता करना है, ओके। कहता है ज्वाइनिंग, ये रेखा किसको ज्वाइन करता है, तो पॉइंट 1 2
पॉइंट 1 2 एंड 3 6। तो 1 2 और 3 6 को ज्वाइन करने वाला रेखा का हमें समीकरण निकालना है, वो भी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी का उपयोग करके। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी, मेरे पास 2 पॉइंट दिया गया है और इस पर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो सपोज मान लीजिए मेरा एक पॉइंट कहीं पर और भी है जो कि सी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ओके, अब अगर यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट पहले से है, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर एक्स वाई दिया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, हेयर ए बी एंड सी आर कॉलिनियर है या नहीं? ये कॉलिनियर है और कॉलिनियर है तो कॉलिनियर का क्या होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब 3 बिंदु आपस में कॉलिनियर होते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि उसका नियम होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट आपको बतलाया गया था, हम उसी का उपयोग करें। अब देखिएगा इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग चले तो 1/2 इंटू हम R1 से चलते हैं और जब R1 से चलेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। इस डिजिट का हम क्या किए, चिन्ह का सिलेक्शन पहले कर लिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका होगा 1 और 1 अगर लेते हैं तो इसका अपना रो अपना कॉलम ढकेगा तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई, तो बाई माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6, फिर माइनस 2 इंटू इसका अपना रो अपना कॉलम ढकिएगा तो हो जाएगा 1 इन मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 इंटू इसका अपना रो अपना कॉलम ढकेगा तो हो जाएगा 6x माइनस 3 बाई, ओके, इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1/2 इंटू इसका, देखिएगा इसका हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आपका हो जाएगा बाई माइनस 6। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, कैलकुलेशन अपना अपना होता है, जैसे भी कीजिए। माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 0। आप इसे चेक करके देख सकते हैं, है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1/2 इंटू यहाँ पर प्लस 6 माइनस 6 आपका क्या हो गया, प्लस 6 और माइनस 6 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x माइनस 2x, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4x। इसके आगे देखना है 1 बाई में से 3 बाई अगर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 बाई इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई आप अगर 2 कॉमन ले लो तो आपका बचेगा 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। 2 आपका कैंसिल हो गया तो इसलिए 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 आपका आंसर ये हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू बाई। ओके, तो आपका 4 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरह समझ गए। आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है, जस्ट सेम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसी प्रकार से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पर 1 2 के जगह पर आपका क्या है मैं बता रहा हूँ, 1 2 और 3 6 के जगह पर जो आपका पॉइंट है दिया गया है 3 1 और 3 6। बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम है। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डील कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, अगर ये नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। ओके, तो नोट कीजिए इसे। 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35, है ना, स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट with vertex 2 minus 6 5 4 and k4, then k is आपका ऑप्शन इसमें है 12 minus 2 minus 12 minus 2 and 12 minus 2। तो देखिएगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका इसमें दिया गया इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 35 स्क्वायर यूनिट्स 35 वर्ग इकाई है,
विथ वर्टाइज 2 - 6 5 4 K4 देन K इज, तो कहता है कि K का वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखिएगा जैसा कि हम आप लोगों को जस्ट पिछला क्वेश्चन बताए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सपोज इसका नाम ABC दे दीजिए, इज इक्वल टू 35। मैंने बताया था कि जब भी त्रिभुज का एरिया लेना है तो प्लस माइनस में लेना है ना। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, तो मेरे पास 2 है, x2 5 है और x3 k है, बाई 1 - 6 बाई 2 4 बाई 3 4, और ये 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ओके, अब आप ये देखो कि ये 1/2 इधर है, अगर ये 2 इधर से इधर जाता है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से R1 से इसे सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इसका अपना चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू, देखिएगा इससे रो कॉलम हम लोग ढकेंगे तो 4 × 1 4 माइनस 4 × 1 4, इसके आगे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 6 इंटू इसका अपना रो अपना कॉलम ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1 5 माइनस k × 1 k, इसके आगे देखेंगे तब प्लस 1 इंटू इसका अपना रो अपना कॉलम ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, है ना। अब आगे देखिएगा 35 नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 70। इसके आगे आप लोग को देखना है कि 4 - 4 0 0 × 2 तो 0, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाता है। इसके आगे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 6k, इसके आगे जब आप लोग देखोगे तो आपका हो जाएगा 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। आगे आप लोग देख सकते हो 30 20 50, और इसके आगे देखिएगा -6k -4k -10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। यहाँ से आपका 2 केस होता है। सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे चूंकि 50 - 10k इज इक्वल टू प्लस 70, तो यहाँ से k का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -10k इज इक्वल टू 70 माइनस 50 इज इक्वल टू -10k इज इक्वल टू 20, और इसे आप काट दो तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए k का वैल्यू कितना हो गया -2। तो आपका एक आंसर तो -2 आ गया। और केस सेकेंड अगर लेते हैं तो केस सेकेंड आपका क्या होता है, सेकेंड केस में आपको लिखना है 50 - 10k इज इक्वल टू, इस बार क्या लेंगे -70 लेंगे। तो आप लोग देखिएगा -10k इज इक्वल टू -70, ये इधर जाएगा तो -50 होगा, -10k इज इक्वल टू -120, माइनस माइनस कैंसिल, आपका 12 यहाँ पर आ गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया 12। तो आप कह सकते हो कि k का 2 आंसर मेरे पास आया, 12 आया और -2 आया। तो देखिएगा आपका कौन होगा 12 और -2, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नया वीडियोस आपके पास आसानी से हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।